Okay ji. Our next topic from the first year biology book is the topic of biological molecules. Biological molecule related है थोड़ी chemistry के साथ, isn't it? है ना ऐसे? आपको पता है जो आपकी बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना एमबीबीएस के अंदर, ये एमबीबीएस में भी है, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट मेनली डील्स विद दिस टॉपिक्स। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पता क्या करते हैं, इसकी बेसिक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसकी बेसिक। सेकेंड ईयर में जाके इसकी मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री कि ये बॉडी में कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, एंजाइम फलाना ये वो सब कुछ। अभी जो आपके इस चैप्टर में डिटेल लिखी हुई है ना सबकी, वो सबकी अगर मैं इसको परसेंटेज में लूँ ना तो 20 to 30% डिटेल है जो इसकी एक्चुअल है। रेस्ट जाके अब एमबीबीएस में पढ़ते हैं, लेकिन हम यही 20-30% डील करने वाले बन जाए तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है अपनी बुक में, आपने कई दफा पढ़ा हुआ है, आपने याद भी किया हुआ है इसको, लेकिन मैंने कुछ इसके साथ नंबर्स कर दिए। वो नंबर क्या है, ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अबंडेंस, मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट, लीस्ट। लेकिन आप देख रहे हो दोनों में 1 2 तो सेम है, 3 4 सेम नहीं है। पता लग रहा है ना इस बात का, 3 4 में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब एमडी कैट के लिए ये टेबल कैसे करना मैं आपको बताता हूं। ये जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? एक तो वाटर, दूसरा आइंस। टॉप ऑफ द टेबल एंड बॉटम ऑफ द टेबल। दरमियान वाले सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ मैमल सेल इज, द सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज, सेकंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ही है ऑर्गेनिक, बैक्टीरियल में आरएनए है। देखो बात समझ रहे हो कैसे, वही टेबल है लेकिन एमसीक्यू में ऑर्गेनिक का वर्ड लग रहा है, सेकंड या मोस्ट अबंडेंट का वर्ड लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको एकदम सोचना पड़ रहा है। तो मैं आपको कह क्या रहा हूं, आपने आज के बाद इस टेबल को याद ही इस तरीके से करना है। बात समझ आ रही है किस तरीके से करना है, कि आपने इसमें मोस्ट अबंडेंट और 1 2 3 4 कर लो, सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आगे करो। वो भी आपको क्लियर हो चाहिए, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, किसको हैंडल करना है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस टेबल में थोड़ी सी चेंजेस ये करनी। बाकी ये पूरे का पूरा जो यूनिट है, ये चैप्टर, इसको हम इन ब्लॉक्स में करने वाले हैं। इसमें जो लास्ट ब्लॉक लिखा हुआ है एंजाइम्स का, इसका एक अलहदा, अब आपको पता है एमडी कैट में इसको अलहदा कर दिया उसने। वो अलहदा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दे वांट यू टू गेट अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट एंजाइम। आपको पता है आपकी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है एंजाइम्स का, उसमें उसकी 6 क्लासेस भी लिखी हुई है कि ह्यूमन बॉडी में कौन से 6 एंजाइम्स मिलते हैं और वो सारी डिटेल है। तो यहाँ पे हम एंजाइम्स का चैप्टर लिखा इसी के साथ है क्योंकि इसी चैप्टर में दिया होता है। हम करेंगे भी इसके साथ, लेकिन वो अपने परेशान नहीं होना, इसका टेस्ट वेस्ट हम देख लेंगे, वो हम सेपरेट कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को कराते हुए साथ। तो बाकी क्या चीजें हैं जो हमने करनी, वाटर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में कुछ आपको बताना चाहूंगा, वो हम करेंगे शेयर। फिर उसके बाद हमारे 4 बेसिक मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो इन सबको डिटेल से देखते हैं। अच्छा, वाटर की जो डिटेल आपकी बुक में लिखी है ना, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जस्ट उसमें कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को याद रहें। जो बातें मैं चाहता हूं कि आप लोगों को याद रहें, उस स्लाइड में आपको रेड कलर में नजर आ रही है, इज इट? उसमें रेड कलर में सबसे ऊपर क्या लिखा है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड 70% है, एनिमल सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी, एवरेज एवरेज। लेकिन वेरी कितना करता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 65 to 89। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर कितना होता है, 70%। इन 65 to 80 में ह्यूमन के अंदर कितना होता है, 70%। और जो ह्यूमन के अंदर 70% है, उसमें से भी हर सेल में 70% नहीं है। व्हाट अबाउट द बोन्स, 20%। व्हाट अबाउट द न्यूरॉन्स, 85%। ब्रेन सेल्स, बात समझ आ रही है? तो न्यूरॉन्स में 85 तक चला जाता है, बोन ड्राई होती है, जरा हार्ड होती है, तो उसमें कितना आ जाता है, 20। लेकिन एवरेज 70% ऑफ व्हाट, 70% ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब वाटर कितना होना चाहिए, 70। मतलब अगर एक 60 kg पर्सन है, मेल और फीमेल, तो 60 kg का 70% निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 42 लीटर। लीटर में करते हैं इसको, 42 लीटर। मतलब एक 60 kg ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना वाटर होगा, 42 लीटर्स। अब वेट बढ़ाते जाएंगे, वाटर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ओबेसिटी में चला गया कोई बंदा, ये मतलब इससे तो ये लग रहा है कि जो 100 kg का बंदा है उसके अंदर तो फिर 70 kg वाटर होगा, 70 लीटर। ऐसा नहीं होता। अगर ओबेसिटी में चले जाते हैं तो फिर फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वाटर उस हिसाब से नहीं बढ़ता, फिर उसकी जगह फैट लेना शुरू कर देता है। और हमें पता ही है फैट एंड वाटर हेट ईच अदर, वो हमने कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। अच्छा, आगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, उसकी प्रॉपर्टीज है जो हमने करनी। 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे वाटर की, 5 प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन भी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट में दो बातें हैं, इट एक्ट्स एज अ गुड सॉल्वेंट, इट कैन एक्ट एज अ बैड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट फॉर विच सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस। अच्छा, उसका हमें क्या फायदा है, सब्सटेंसेस रिएक्ट बेटर इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, ये फायदा है। मतलब जो पोलर सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसका हमें फायदा क्या है कि डिसॉल्व होके वो उनका रिएक्शन बेटर होता है। रेड में मैंने लिखा है रिएक्ट बेटर, इज इट इट। उसके बाद सेकंड क्या है, देयर द बैड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर, लेकिन उसका उसका भी हमें फायदा, उसका क्या फायदा है, हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन। बेटे नॉन पोलर बोलो कोई, व्हाट अबाउट लिपिड्स, है ना, तो लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, हमने किया भी था सरफेस एरिया, तो जाहिर है अगर ये प्रॉब्लम होती तो लिपिड और क्या हो जाते हैं, आपस में वाटर मिक्स हो जाते हैं, जो हम कभी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे दो डेफिनेशन, दो प्रॉपर्टीज और आ रही हैं। ऊपर वाली कौन सी लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और नीचे वाली हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में कर चुके हो, मैं यहाँ डेफिनेशन से मेरा ताल्लुक नहीं है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेपराइजेशन, वो डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर 1 ग्राम फ्रॉम 15 टू 16। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी हीट कैपेसिटी की, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज करती है। जब भी लोअर होगा तो वाटर की इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और व्हाट अबाउट द हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, इतनी होती है 574 किलो कैलोरीज, प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। और कैसे आता है कि अगर 2 ml निकल जाए, हम सबको पता है स्वेटिंग जब होती है तो 2 ml नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है हम कितना वाटर लॉस कर सकते हैं स्वेटिंग में, 1 to 1.5 लीटर तक वाटर लॉस कर सकते हैं बॉडी में, इतनी ह्यूज कैपेसिटी होती है हमारी, मतलब जब बहुत स्वीट स्वेटिंग हो रही होती है। एक एमबीबीएस की बुक लिखती है, किडनी के चैप्टर के अंदर पहले पेज पे लिखा हुआ उसने, गाइटन की बुक के अंदर, कि ह्यूमन बॉडी में 7, जब गर्मी आती है ना, तो 700 ml तो लॉस वो होता है जिसको इनसेंसिबल लॉस कहते हैं, जो काउंट में ही नहीं आता, स्वेटिंग वाला नहीं, 700 वैसे ही चलते फिरते जो बॉडी से मेटाबॉलिक रेट से निकला, 700 ml। और ये क्या बता रहा है कि सिर्फ 2 ml इवेपोरेट करने से 1 डिग्री नीचे आ जाएगा। तो सोचो स्वेटिंग कितनी अच्छी प्रोटेक्शन है हमारे लिए ड्यूरिंग द समर्स। हमें गर्मी लग रही है, स्वेटिंग होने से क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, कूल डाउन। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये वाटर की प्रॉपर्टी। मैं आपको एक क्लिनिकल क्लू बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी में पढ़ा हमने जाके, फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के साथ लिखा हुआ था, एक डिजीज है, उसकी कॉजेज कुछ डिफरेंट है, लेकिन आसान वर्ड में बोलूं आपको तो उसमें स्वेट ग्लैंड काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वाटर नहीं निकल रहा, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया तो समझ रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा होना। मैलिग्नेंट का वर्ड यूज करते हैं लीथल, एक हम कैंसर के साथ भी यूज करते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर, बिनाइन कैंसर, मैलिग्नेंट लीथल। वो इतना लीथल हाइपरथर्मिया है कि वो खुदा ना खास्ता बॉडी को अंदर से उसका मेटाबॉलिज्म करके बर्न आउट कर देगा। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूं स्वेटिंग में, फार्माकोलॉजी में इसलिए लिखा है ड्रग्स के साथ क्योंकि एक ड्रग का लिखा हुआ है कि उसमें एक ड्रग हम देते हैं, उससे वो हाइपरथर्मिया कम हो जाता है, बंदा बच जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम समझिए कितना अच्छी प्रॉपर्टी है इसके साथ। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, कौन कौन सी अभी तक, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद हीट कैपेसिटी, और उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में गुड सॉल्वेंट होने का फायदा क्या है, रिएक्ट बेटर इन दैट एनवायरमेंट। सॉल्वेंट बैड होने का फायदा क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहती है। हीट कैपेसिटी का फायदा क्या है, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, और हीट ऑफ वेपराइजेशन का कूलिंग डाउन। ओके, अगली प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन की, जिसमें आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल लाइंस। हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, हाइड्रोक्सिल बेसिक होते हैं, लेकिन खैर होगी आयोनाइजेशन। लेकिन हमें इसका फायदा क्या हो रहा है, टेक पार्ट इन दी सेलुलर रिएक्शंस। इसके आयोनाइजेशन, आपको पता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, यूरिन के अंदर, यूरिन फॉर्मेशन किडनी में। किडनी में तो अक्सर एसिडिक यूरिन, बेसिक यूरिन, वो सारा काम यहीं से चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोटेक्शन एज अ लुब्रिकेंट। सीएसएफ पढ़ा था हमने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या फंक्शन था उसका, न्यूट्रिशन भी दे रहा था, सब कुछ था, जोल्ट और बोल्ट के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करे, क्वेश्चन इफेक्ट। ये पूरी बॉडी में ही चल रहा होता है। हमारे हार्ट के बाहर एक फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लंग्स के बाहर एक फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। क्या कर रहे हैं, उसको फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। तो 5 प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। हमने उसकी डेफिनेशंस नहीं, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका हमें क्या फायदा है, बस ये आपने याद रख लेना, इस तरह ही आएगा। Which of the following is the benefit of the heat of vaporization to the human body? यही 4-5 लिखे होंगे, लेकिन हमें पता है कि कूलिंग इफेक्ट उसका इफेक्ट होगा। आगे आ जाते हैं हम इसमें, अभी जाते हैं हम मॉलिक्यूल्स में, लेकिन पहले कुछ डेफिनेशन देखनी है।
मोनोमर पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर वो होता है जो मिलके पॉलीमर बनाए यूनिट, और पॉलीमर वो होता है जो मोनोमर से मिलके बना होता है। एक मैक्रोमोलिक्यूल वेरी लार्ज नंबर, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टेबल है, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इफ मोनोमर इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड देन पॉलीमर इज ऑन राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे? इफ मोनोमर इज मोनोसैकेराइड, पॉलीमर विल बी पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। इफ मोनोमर इज अमाइनो एसिड, पॉलीमर इज पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, प्रोटीन आ गया। इफ मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड देन द पॉलीमर इज न्यूक्लिक एसिड। एक ही मिसिंग है इसमें, कौन? लिपिड मिसिंग है, तो लिपिड मोनोमर पॉलीमर नहीं होता। लिपिड की तो डेफिनेशन ही हम क्या करते हैं? हेट्रोजीनस कंपाउंड। क्या डेफिनेशन होती है? हेट्रोजीनस क्या होते हैं कि लिपिड पोर्शन भी है, नॉन लिपिड पोर्शन भी है। हाँ, लिपिड में एक कैटेगरी ऐसी है जो या मैं फिट कर सकता हूं, वो कौन सी वाली है? टर्पेनॉइड। उसमें मैं मोनोमर लिखूंगा आइसोप्रीनॉइड यूनिट, और उसका पॉलीमर कौन होगा? टर्पेनॉइड, जिसकी एग्जांपल स्टीरॉइड, जिसकी एग्जांपल कोलेस्टेरोल, वो है मोनोमर पॉलीमर। बाकी तीन टाइप कौन सी है लिपिड की रह गई? असाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड और वैक्सेस, वो मोनोमर पॉलीमर नहीं होते। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आगे फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स को जरा कुछ, क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? आसान डेफिनेशन बताना मुझे कोई। हाइड्रेटेड कार्बन, सिंपल। कार्बन के अंदर वाटर डाल दें अगर तो हाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। एक बात, कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। 4 ब्लॉक्स में हमने डिस्कस करना है इसको, जो मैंने आपके लिए बनाए हैं एमडी कैट के लिए। इंट्रोडक्शन, इसको देख लेते हैं होते क्या, अभी आपने बता भी दिया कुछ। इसकी जरा केमिकल डेफिनेशन हम देखते हैं अभी। क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो तीनों अभी आपने बोली। फिर इन तीनों का टेबल है मेरे पास, वो आपको शेयर करूंगा। और फाइनली उनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या, अगर ना हो कार्बोहाइड्रेट तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, अब इसकी केमिकल डेफिनेशन लिखी हुई है। हाइड्रेटेड कार्बन तो है, ये तो लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा हुआ है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। अच्छा, अब एक बात सुन लो, अगर कार्बोहाइड्रेट है ना तो एक बात मस्ट है, उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही नहीं है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चीजों को पहले सिंपल करते हैं। अगली बात, एक ही कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। बात समझ आ गई? इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं, मींस शुगर्स, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, नाम है। जनरल फार्मूला इनका ही है CxH2O। CxH2O का मतलब क्या है कि कार्बन 1 और वाटर भी 1, तो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या है बताओ? 1:2। कार्बन ऑक्सीजन की 1:1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1। ये इनमें रेशियोज हैं। नीचे कार्बोहाइड्रेट बने हुए सारे। अब क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो आपने बता ही दिया। 3 क्लासिफिकेशन है, मोनो, ओलिगो एंड पोली। लेट्स डिस्कस मोनोसैकेराइड फर्स्ट। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन है कि ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें मिनिमम कार्बन नंबर 3 और मैक्सिमम कितना होने वाला है? 7, 3 to 7। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल कार्बन एक्सेप्ट 1 हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा चीज मस्ट है मोनोसैकेराइड। क्या मस्ट है? सिवाय एक कार्बन के अलावा बाकी सब पे क्या लगा होगा? हाइड्रोक्सिल। वो कौन सा कार्बन है जिस पे हाइड्रोक्सिल नहीं लगा होगा? वो वही कार्बन होगा जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। या बोल रहा हूं और, इट्स नॉट एंड। एल्डिहाइड और कीटोन एक चीज लगी होगी। तो अब जरा मेरे साथ साथ जरा इसको याद कर लेते हैं। 3 याद करनी है हमने एल्डो, 3 हमने याद करनी है कीटो। जिसमें एल्डो ग्रुप है उसको कहते हैं एल्डो शुगर, और जिसमें कीटो इसको क्या कहते हैं? कीटो शुगर। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। 3 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कौन सी है? तो 3 to 7 है ना। हमने कौन सी याद रखनी है? 3 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाली इंपॉर्टेंट है। 3 कार्बन वाली एल्डो, ग्लिसर एल्डिहाइड। 3 कार्बन वाली कीटो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटो। 5 कार्बन वाली एल्डो, राइबोस। 5 कार्बन वाली कीटो, राइबोलोस। 6 कार्बन वाली एल्डो, ग्लूकोज। 6 कार्बन वाली कीटो, फ्रुक्टोज। आप ये पकड़ लो ना, इसको ग्रैस्प कर लो तो काम बन जाएगा हमारा। बात समझ आ गई आपको? क्योंकि अभी इनके नाम काफी जगहों पे यूज होने वाले हैं। ये आपकी बुक की डायग्राम है। ये क्या है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना हुआ है? 3 कार्बन एल्डो के कीटो, एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है CHO। और ये क्या है? ये 3 कार्बन कीटो,
तो 3 कार्बन एल्डो को क्या बोला था? ग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन कीटो क्या है? एसीटोन फॉस्फेट। जो एल्डो ग्रुप है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसमें एक ही वैकेंसी खाली है। कार्बन की 4 होती है वैलेंसीज, 3 पूरी हैं, एक खाली है। जो तो है ना कीटो ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, उसकी 2 वैलेंसीज खाली। मतलब कीटो ग्रुप की बात तब पूरी होगी जब उसके साथ कोई 2 चीजें लगेंगी। एल्डो ग्रुप की बात तब पूरी होगी जब उसके साथ कोई एक ही चीज लगेगी। चलो एक पता है, एक हाइपोथेटिकल काम करते हैं। अगर मेरे पास एक कंपाउंड पड़ा हुआ है जिसमें कार्बन पड़े हुए हैं, मैं उसको कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहता हूँ, बात समझो, तो मैं उसमें या तो एल्डो डालूंगा या कीटो। मेरे पास एल्डो थी, चलो हम पाउडर में थी, एग्जांपल ले लेते, मैंने एक चम्मच एल्डो पकड़ के उस कार्बन कंपाउंड के अंदर डाल दी। अब एल्डो उसमें जाके उस कार्बन कंपाउंड में कहां पे सेट होगी? सेंटर पे या एज पे? एज पे। ये फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी दरमियान में कंपाउंड में सेटल नहीं होते जाके, वो कहां लगते हैं? जाके एजेस पे, या तो इस वाला एज या उस वाला एज, कोई भी एज पे लगेंगे। अब अगर एल्डिहाइड जाके एज पे लग रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक्सट्रीम पे चला गया, इधर भी लग सकता था। और अगर कीटोन लगेगा तो कीटोन एज पे लग सकता है जाके। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें 2 बैलेंसेस पड़ी हुई है, अगर ये एज पे लग जाएगा एक फिर खाली रह जाएगी, तो ये कहां लगता है? नेक्स्ट टू द कॉर्नर। ये किस कार्बन पे लगता है? नेक्स्ट टू दी कॉर्नर कार्बन। जो लास्ट कार्बन होता है उससे नेक्स्ट वाले पे, जो भी लास्ट तो नहीं बोलूंगा, जो कॉर्नर वाला कार्बन होता है उससे नेक्स्ट वाले। अच्छा चलो लग गए, दोनों लग गए जाके। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जहां से फंक्शनल ग्रुप। वो हम बोलते हैं ना, किसी को बहुत ज्यादा हमने इज्जत देनी हो किसी बंदे को, कहते हैं जी ये तो वो बंदा है कि जहां से ये खड़े हो लाइन उधर से ही बनती है, इतने मशहूर इंसान है। तो फंक्शनल ग्रुप इतना मशहूर है, जहां ये लगा होता है लाइन उधर से ही काउंट करते हैं, उधर से कार्बन नंबर 3 में तो चलो समझ आ रहा है। मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्यों नहीं? फंक्शनल। लेकिन इसमें तो पता है मैं दोनों लिख सकता हूं, ये नंबर 2 ही बनेगा। 3 कार्बन में तो कीटो क्या बनेगा? नंबर 2। लेकिन अगर 4 कार्बन हुआ तो, 5 कार्बन हुआ तो फिर कीटो की तरफ से शुरू होगी, फिर जिस तरफ कीटो लगा हुआ है उस तरफ से शुरू होगी। ओके, अगर ये बात समझ आ गई है, अब जरा बोर्ड में मुझे फोकस चाहिए आप लोगों का 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का काफी सारी कार्बोहाइड्रेट का नॉलेज इस पर डिपेंड करे जो अगला काम मैं करवाने लगा हूं। मैं एक वो बना रहा हूं मोनोसैकेराइड। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कौन सा है? नाम लो। ग्लूकोज। 6 कार्बन एल्डोएज ग्लूकोज हम कर चुके हैं। इसका मतलब है बाकी सब पे हाइड्रोक्सिल लगा होगा, इसको छोड़ के बाकी सब पे हाइड्रोक्सिल है। चलो ये भी क्लियर हो गई बात। कार्बन नंबर 1 यहां से शुरू, ऊपर से शुरू करो नीचे से, क्योंकि वो नीचे से लगे। चलो जी गलत है। 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं इस स्टेट चेन को रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? स्टेट को मैं अब आपको ना बना के दिखाऊंगा रिंग बनता कैसे है। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिंग बना सकते हैं, और उससे रिलेटेड एमडी कैट के सवाल भी आपको बताता हूं कैसे आप वो भी हैंडल करने हैं अपने साथ। एक बात याद रखो, रिंग सिर्फ मोनोसेकेराइड की होती है, रिंग ना ओलिगो की होती है, रिंग फॉर्म ना पॉलीसेकेराइड की होती है। रिंग फॉर्म बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसकी है? मोनोसेकेराइड। आपको सर ओलिगो में भी तो रिंग मिले होते हैं, वो रिंग मिले होते हैं, वो पूरा रिंग बनता नहीं है मिलने के बाद। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ओलिगो का भी रिंग फॉर्म नहीं होती, पोली की भी रिंग फॉर्म नहीं होती, सिर्फ मोनो की होती है, इसलिए मोनो में बात करूंगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक रिबन दूं या मैं आपको धागा दूं, कोई ऐसी चीज जो ओपन है, मैं आपको उसका रिंग बना के दूं, कॉमन सेंस क्या कहती है कैसे बनाओ? गिरा। उसके जो ओपन एजेस हैं उनको मिलाओगे, या तो उनको टेप लगा दोगे या गिरा लगा दो, रिंग बन जाए। कौन सी रॉकेट साइंस? तो अगर मैं कहूं कि इसका रिंग बनाना है तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कौन कौन से 2 कार्बन को मिलाना चाहिए? 1 और 6, उनको बनाओ तो रिंग बन जाएगा। लेकिन यहां पे रूल थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं रूल बता देता हूं आपको, वो ग्लूकोज नहीं किसी भी कार्बोहाइड्रेट पे फिट हो जाएगा, किसी भी कीटो पे भी फिट हो जाएगा, एल्डो पे भी फिट हो जाएगा। कौन से 2 कार्बन रिंग बनाएंगे? पहला होगा फंक्शनल ग्रुप वाला,
the one with the functional group, and the second one will be the second last. ये रूल ज़हन में रख लो, अभी आप खुद बनाओगे, देखना खुद बनाओगे बहुत अच्छा सारा। कौन से 2 कार्बन रिंग बनाएंगे भाई? वन विद द फंक्शनल ग्रुप, अगर एल्डो है तो वो कार्बन नंबर 1 होगा, अगर कीटो है तो वो कौन सा होगा? कार्बन नंबर 2। फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए दोनों। और दूसरा कौन सा होगा? सेकंड लास्ट। लास्ट क्यों नहीं? उसकी वजह बेटे ये है कि लास्ट नेचर ने छोड़ा है ना, नेचर रिंग हम खुद तो नहीं बना सकते, चेंज तो नहीं कर सकते। ये नेचर ने लास्ट कार्बन इसलिए फ्री छोड़ा है कि वो ब्रांचिंग के लिए रखा है। किसके लिए रखा है? ब्रांचिंग के लिए। कार्बन नंबर 6 पे अगर कुछ लगता है ना आके, उसका एक ही मतलब है कि वो ब्रांचिंग कर रहा है। अभी आएगी आगे बात, ये बात एब्जॉर्ब कर लो, आगे आएगी। यहां तक समझ आ गई? अब जरा इसका रिंग बनाने लगे हैं, इधर देखो। तो कौन कौन सा कार्बन नंबर इसमें? कार्बन नंबर 1 एंड 5, ये बनेगा रिंग। अब अगली बात, रिंग ऐसे तो नहीं बन जाता, ये हाइड्रोक्सिल लूज करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा, साथ क्या निकलेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, और रिमेनिंग रिंग किसका बनेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये रिंग में जो बॉन्ड बनता है ना, ये क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और साथ क्या निकल आता है? एक वाटर मॉलिक्यूल। ये बन गया रिंग। अब मैं इसको रिंग बनाता हूं, एक्चुअली जैसे आपकी बुक में बनाता है वैसे बनाते हैं, मैंने सिंपल बनाया था, रिंग बनाते हैं। आपने मुझे बताना पता नहीं सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या गलत है? सर 1 को 6 से नहीं मिलाना था, 1 को किससे मिलाना था? 5 से मिलाना था। तो इनके दरमियान में मैं क्या डालूं फिर? ऑक्सीजन। तो 6 का रखूं 5 के साथ। 6 बाहर क्यों है? 6 रिंग से बाहर क्यों है? ब्रांच। बेटे अगर जो कार्बन रिंग के अंदर आ जाते हैं ना, वो स्टेट चेन तो बना सकते हैं लेकिन ब्रांचेस नहीं बना सकते। जो कार्बन रिंग के अंदर आ जाते हैं वो स्टेट चेन की बॉन्डिंग तो दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ बना सकते हैं, लेकिन ब्रांचेस बनाने की एबिलिटी उनमें नहीं होती। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? इधर देखो। तो अब मैं जरा बात, अब मैं चलो ये रिंग ऐसे कर लेता हूं। अब कार्बन हटा के सिर्फ रिंग बना लेते हैं। ऐसे ही बना ए, ऐसे ऐसे बना। देखो ना इधर, मुझे बताना है आप लोगों ने, ऐसे ही बना। तो कितने कॉर्नर्ड रिंग है? 6 कॉर्नर्ड रिंग है। 6 कॉर्नर्ड रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 5। साथ चल रहे हो? सही समझ आ रही है? इधर देखो, अगली चीज बनाने लगो यहीं पे। कंपाउंड आपने मुझे बताना है मैंने कौन सा लिखा है। मैं तो लिखा ठीक है, यही बनना था या 5 पे लगाना था? ये फंक्शनल ग्रुप सेकंड वाले पे लगना, यहां से नंबरिंग तो इधर से शुरू होनी, बल्कि एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप पहले लगता है, नंबरिंग बाद में होती है। अच्छा खैर, कौन से 2 मिलाऊं रिंग के लिए? कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप वाला, और सेकंड लास्ट अगेन वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। साथ कौन रिलीज हो जाएगा? इसको रिंग में बनाता हूं, जैसे वो बनाए थे, इसको रिंग बनाते हैं इसका। 2 3 4 5, 2 और 5 के दरमियान ओ है, 2 और 5 के दरमियान ओ सही लिखा है। 1 किधर है? 2 के साथ। 6 किधर है? 5 के साथ। कितने कॉर्नर रिंग बना है? एक कॉर्नर कम क्यों हो गया ग्लूकोज से? क्योंकि एक कार्बन और रिंग से बाहर निकल गया है। क्यों बाहर निकल गया है? इन भाईजान के फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था? इस फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी की वजह से पूरे पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहे हैं, फॉर्मेशन ही चेंज हो रही है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का मसला है ना। अगर ये भी 1 पे लगा होता तो ऐसा बन जाना। इसमें ब्रांचिंग के लिए 2 कार्बन अवेलेबल है, फ्रुक्टोज में ब्रांचिंग के लिए 2 कार्बन, ग्लूकोज में 1 अवेलेबल। चलो अब एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो हम किसी भी मोनोसेकेराइड में पुट करें और हमें स्ट्रक्चर, देखो अगर एमडी-कैट में आ गया तो क्या हम पूरा स्ट्रक्चर बना के देखेंगे? कितना टाइम लग जाएगा? फॉर्मूला ना बना लें ताकि हमें समय फिट हो जाए।
अब देखो जरा, अगर मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन रिंग, एक ये चीज पूछी जा सकती है। दूसरा पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। ये दो डिफरेंट सवाल हो गए ना, दो डिफरेंट सवाल बन गए ना। और किस किस में करते हैं, या तो एल्डिहाइड वाली होगी कार्बोहाइड्रेट, या कौन सी होगी, कीटो वाली। अब जरा गौर से देखना, इधर मैं फॉर्मूला एक बनाने लगा। अगर एल्डिहाइड है और नंबर ऑफ कॉर्नर करने हैं तो क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्डिहाइड। मैं समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो। अगर ग्लूकोज है और उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स निकालने हैं तो कितने निकलेंगे, जितने ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम 6, और उस रिंग के अंदर कार्बन एटम कितने होंगे, टोटल -1। लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है, अगर मैं कीटो के लिए करूं, कीटोन ग्रुप के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कार्बन विल बी, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर विल बी टोटल -1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग फॉर कीटो विल बी टोटल -2। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये 1 से 2 कैसे हो गया, क्योंकि एक कार्बन आउट हो गया, और इसमें इक्वल था, इसमें -1 कैसे आ गया, अगेन वो एक कार्बन आउट हो गया, वो रीजन हो। ये समझ आ गया टेबल, आपको एब्जॉर्ब कर लिया आपने इसको। अब मैं कंपाउंड बोलूंगा, आपने जल्दी से मुझे, आपको मैं 5 सेकंड ज्यादा आंसर टाइम नहीं दूंगा, 5 सेकंड है बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं कंपाउंड बोलूंगा, आपने मुझे आंसर बताना है। अभी मेरी तरफ फोकस कर लो सारे। राइबोज में कॉर्नर कितने बनेंगे रिंग के, आपको पता है कि 5 कार्बन। एक तो आपको नॉलेज पहले से पता होना चाहिए कि वो कितने कार्बन है और वो एल्डो है कि कीटो है। स्टेटमेंट में नहीं लिखा होगा, ये स्टेटमेंट में कंपाउंड का नाम लिखा होगा, आपको दो चीजें खुद ही वहां से आपको नॉलेज बताएगा आपका कि एल्डो है या कीटो और कितने कार्बन है। मैंने राइबोज बोला, आपको साथ ही जेन क्लिक किया, एक तो 5 कार्बन है और एल्डो है। तो 5 कार्बन एल्डो, मेरा सवाल क्या था, कॉर्नर कितने, आपने बोला इतने, उसके रिंग में कार्बन कितने, 5 - 1। राइबोलोज रिंग में कार्बन कितने, 3। देखो कितनी जल्दी बताया आपने, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी पड़ी। 5 - 2 कर दिया, 3 आ गए इन द रिंग कार्बन एटम्स। अब ये सवाल बेटे जरा गौर से पढ़ लेना, इसको गलत ना कर देना कि नंबर ऑफ कॉर्नर पूछा है या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग पूछा है, बस ये देख लेना सर। नाउ विल यू हैंडल दैट। आपको पता है इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, रिंग फॉर्मेशन जो होती है इसको कहते हैं फिशर फॉर्मेशन। फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सारे। लेकिन रिंग फॉर्म में कौन करता है, मोनो, ओलिगो या पोली, ओनली मोनोसैकेराइड, द ग्लूकोज, द फ्रुक्टोज, द राइबोज, द राइबोलोज, ये चीजें करती हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज ग्लूकोज। In free form, glucose is present in all fruit, being abundant in grapes, figs and dates. Dates आपको पता है हमारे नबी के जमाने से चल रही हैं, वो साहबा कराम डेट्स एक एक खजूरें खा के जंगे लड़ लिया करते थे। डेट्स का ना 2-3 और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज कॉमन सेंस में होना चाहिए। एक तो ग्लूकोज तो करता ही है, डेट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल। आप में से जिसका हीमोग्लोबिन जब भी कभी 11 से नीचे जाए ना, आप अपना कभी करवाओ, आपको लगे 11 से नीचे निकला, स्पेशली फीमेल साइड पे हो जाता है इससे, तो डेली 1 to 2 डेट्स ले लिया करो, एक महीने तक लगातार, बजाय कोई मेडिसिन खाने के ना। इट्स अ वेरी गुड सोर्स, हेल्दी भी है, और बस एक महीने तक वो करीबन, अगर 1 से 2 खजूर डेली खाओ 30 दिन तक खाओ, तो मेरे ख्याल आधा किलो या 3 पाव खजूरें होंगी टोटल जो आप एक महीने में। लेकिन उससे आपका एचबी देखिएगा, आप जब लेवल दोबारा करवाएंगे ना, वो अगर 10 था ना तो आपका 11.5 11.6 तक चला जाएगा। तो वेरी गुड। और इसके अलावा एंटी कैंसरस इफेक्ट भी है इसका, कोलन कैंसर में बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको बहुत अच्छा करता है। और इसके अलावा अगली बातें बुक की लिखी हुई हैं, हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज होता है यूजली ब्लड में, 0.08%, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 10 जो ग्राम आपने ग्लूकोज को बनता है उसके लिए 717। इसमें सिर्फ मैथ्स की बात है, अगर 100 ग्राम ग्लूकोज करो तो कितनी एनर्जी चाहिए, पॉइंट उधर चला जाएगा,
7176 हो जाएगा। अगर 1 ग्राम करना है तो कितना हो जाएगा? 71.7। बस ये मैथ्स की बात, ये मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा था ताकि आपको याद रहे। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और राइबोलोज तीनों 5 कार्बन है। जो आपके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे वो कीटो है, नजर आ रहा है लगा हुआ, बाकी दोनों एल्डो हैं। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में फर्क ढूंढो किधर है, कहां पे? कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन लगी हुई है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन, सिर्फ यही फर्क है। और एक डीऑक्सी राइबोज इज द ओनली मोनोसैकेराइड व्हिच डज नॉट फॉलो द फार्मूला CxH2OY, क्योंकि O कम हो गया ना एक, तो CxH2OY वाला कैसा फार्मूला फिल करेगी? वो कभी पूरा नहीं करेगी। तो इट इज द ओनली शुगर जो ये फार्मूला फॉलो नहीं करती। इसके 2 MCQ हो गए, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन कम है और द ओनली कार्बोहाइड्रेट जो कि इसको फॉलो नहीं कर रही। अगली क्लास आती है ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगो आपको पता ही है 2 to 10 होते हैं इसमें, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, 10 से ऊपर हो जाए तो क्या कहेंगे? वो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये भी ग्लाइकोसिडिक। अच्छा इसमें सुनो कैसे बनते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कैसे जुड़ते हैं आपस में? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ एक बात याद आई मुझे, आप लोगों ने मुझे बतानी है, मुझसे शेयर कर, आप लोगों ने मुझे मतलब करवानी है आज ये बात ना, आई विल बी हैप्पी। एक होते हैं पोलर बॉन्ड, एक होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स ना। ये पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं आप लोग बताओ केमिस्ट्री का। ओके चलो जी, अगर इसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग नॉन पोलर, ठीक है, और ये बॉन्डिंग एग्रीड। ये बॉन्ड बॉन्ड कहां पे पढ़ा अभी हमने? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये यहां भी बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर में भी बन रहा है। एक ये बॉन्ड है, ये कहां पड़ा हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। दोनों फिर पोलर हुए? दोनों पोलर हुए कि नहीं? आपने बताना है भाई, मुझे नहीं पता। आपको केमिस्ट्री अच्छी आती है, मुझे नहीं इतनी अच्छी आती। अगर दोनों पोलर हैं, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपस में ज्यादा है वो उतना स्ट्रॉन्ग है। पीरियोडिक टेबल नंबर 4, पीरियोडिक टेबल नंबर 6, ऐसे ही नंबर 6 पे चला गया। ये 4 और 5, नाइट्रोजन 5, तो इसका डिफरेंस 1 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक बॉन्ड प्रोटीन में है, एक कार्बोहाइड्रेट में है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड बना? ग्लाइकोसिडिक। ये आपने खुद बताया मुझे। ये क्वेश्चन एमडी कैट का है, ये सवाल एमडी कैट का है, लेकिन इसका रास्ता केमिस्ट्री के रास्ते से पहुंचता है। लेकिन अब आपने कर लिया, अब आपने खुद करवाया, तो आपको भूलना नहीं चाहिए। आज के बाद याद रहेगी ये बात, भूलोगे तो नहीं। आगे ग्लाइकोसिडिक तो मैंने करवा दिया साथ ही। अब इधर देखो, बोर्ड पे फोकस करो। तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड है तीनों। क्या है बेटो? ओलिगो में कई होंगे ना, डाई भी होंगे, ट्राई भी, टेट्रा भी, पेंटा भी। डाई इंपॉर्टेंट है। तीन कौन कौन से हैं? मैल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। मैल्टोज में क्या है? दोनों ग्लूकोज। लैक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड। और सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसमें से सुक्रोज और केन शुगर इज मोस्ट फैमिलियर, चीनी। जो हम फैमिलियर का मतलब है जो हम जिसे हम ज्यादा जानते हैं वो ये है। ये एक आपके बुक में बना हुआ है, ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिला के क्या बना रहे हैं? सुक्रोज, मोस्ट फैमिलियर। वो देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा। कौन से दो कार्बन के दरमियान बना? जरा गौर से। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? 1, फ्रुक्टोज का 2। तो क्या लिंकेज लिखी हुई है? 1, 2 ग्लाइकोसिडिक। एक वर्ड और साथ ऐड कर लो इसके, अल्फा 1, 2। क्या बोलो इस बॉन्ड को? अल्फा 1, 2। ये तो 1, 2, 1, 4, 1, 6 आने वाला है ना, ये ओलिगो और पोली में है। किसमें? मोनो में ये नहीं है। मोनो में तो सिर्फ रिंग बन रहा है ना। मोनो किसी और मोनो के साथ मिल गया तो वो तो फिर ओलिगो या पोली में बात चली गई। तो अब आपको बताना पड़ेगा। अच्छा इसमें दो किस्म की लिंकेजेस होती है, मैं अभी बता दूं आपको, एक अल्फा एक बीटा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, अल्फा क्या है बीटा क्या है वो मैं अभी नहीं करवा रहा, हमारे स्कोप में नहीं। मैं आपको एक और बात करवाता हूं। जो अल्फा 1, 2 है ना, उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद है। अल्फा कोई भी हो, 1, 2 क्या, 1, 4, 1, 6 भी हो, अल्फा होनी चाहिए। अगर बीटा होगी तो उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद नहीं है। तोड़ने का क्या, कहां से आ गई बात? सुनो मेरी बात बेटे, आप जब कोई चीज खाते हो कार्बोहाइड्रेट, तो वो अक्सर किस फॉर्म में होती है? पोली या ओलिगो की फॉर्म। हमारी गट क्या कर रही है? उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करना है, तो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? चीनी यार डेली खाते हैं, डेली चाय के साथ, मीठे के साथ, किसी न किसी फॉर्म में जूसेस पी रहे हैं,
तो हमारी बॉडी में चीनी चीनी नहीं रहेगी हमेशा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो इसका मतलब है अल्फा 1 2 तोड़ना पड़ेगा, ये अल्फा है तो ही टूटेगा। आगे अल्फा 1 4 भी आ रहा है, 1 6 वो भी टूटेगा, बीटा वाला नहीं टूट। एग्जाम्पल सेलुलोज, अभी आगे आएगी। पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, बीटा, बीटा 1 4 बीटा 1 6, इसलिए सेलुलोज हम खा नहीं सकते। स्ट्रक्चर है ना, प्लांट के स्ट्रक्चर में बन रही है। ये कॉन्सेप्ट समझो बीटा अल्फा का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अभी सारी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे पॉलीसेकेराइड में आगे साथ ही हम, पोली का क्या इंपॉर्टेंट है, 11 टू सेवरल, 11 टू सेवरल, लेकिन सारी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। चलो ये बात भी समझ आ गई। एक और ये नई बात आई है इसमें जो पहले नहीं थी, यूजुअली ब्रांच्ड। अभी तक हमने ब्रांचिंग मोनोसेकेराइड में बात नहीं की। हाँ मैंने ये जरूर बताया वो एक्स्ट्रा कार्बन ब्रांचिंग करता है, हुई नहीं। और लीगो में ब्रांचिंग की बात नहीं की, लेकिन कहां ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं, पॉली को ये अक्सर ब्रांचिंग होती है। अभी देखते हैं, मेरे पास टेबल है इनको कंपैरिजन का, मैं आपको करवाता हूं, आपको मिल जाएगा टेबल, देख लो जरा एक मिनट। 3 लिखे हुए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग पॉलीसेकेराइड, कौन कौन से हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तीनों के हाइड्रोलिसिस से सिर्फ क्या निकलता है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। इसका मतलब है तीनों ही सिर्फ किससे मिलके बने हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाके बायोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको यह पढ़ाया जाएगा कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। उसका शुरू पता कहां से होगा, डेफिनेशन के बाद। पॉलीसेकेराइड की भी टाइप्स हैं 2, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्या समझ आ रहा है वर्ड से, होमो जिसमें सारे सेम मोनोसेकेराइड लगे हुए हैं, हेटेरो वो होंगे जिसमें डिफरेंट। ये तीनों कौन है, होमोपॉलीसेकेराइड। अभी हेटेरो भी बताता हूं आपको कौन से हैं, बल्कि एक पढ़ा है, मैं बताता हूं कौन से वाला। एक मिनट इधर देखो, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज ऑफ फूड। सेलुलोज के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। तो एक तो पहला बड़ा फर्क। अच्छा अगर दोनों स्टोरेज है तो क्या फर्क है, कहां पे है ये फर्क है। नंबर 1 में स्टार्च में क्या लिखा है, प्लांट में, एंड इन एवरी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इज ग्लाइकोजन। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, कौन कौन शामिल है, प्रोकैरियोट भी लिखा हुआ है, फंजाई भी लिखा हुआ है, साथ एनिमल सारा। मतलब प्लांट के अलावा जितने लिविंग है सबके अंदर ग्लाइकोजन। पता है क्या याद रखते हैं, एनिमल्स के अंदर जनरली याद रखा होता है, सिर्फ एनिमल्स नहीं रखना, उसमें प्रोकैरियोट भी शामिल करो, उसमें और कौन शामिल करो, साथ फंजाई भी शामिल करो, फिर स्टोरेज फॉर्म बनाओ। अच्छा आगे तो हमने कर ही लिया, स्टोरेज हो गया, ग्लूकोज हो गया। टाइप्स, अभी क्या, सॉल्युबिलिटी। 2 टाइप्स हैं स्टार्च की, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। आपको मैं एक बात बताता हूं सिर्फ, amylose is the only polysaccharide out of all these which is not branched. क्या बोला मैंने, amylose is the only polysaccharide out of amylopectin, out of glycogen, out of cellulose जो ब्रांच नहीं है। इसका मतलब बाकी सारी क्या है, amylopectin क्या है, ब्रांच्ड, amylopectin ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन ब्रांच्ड, सेलुलोज ब्रांच, लेकिन amylose। तो इधर देखो अगली बात सुनो, अगर ब्रांच नहीं है तो सॉल्युबल है हॉट वाटर में, लेकिन ये क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, आसान बात है ना यार, जब ब्रांचेस नहीं है तो मिक्स हो जाएगा ना, जब ब्रांचेस निकली हुई तो मिक्स कैसे होगा, नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो द ओनली विद द स्ट्रेट चेन। एक और बात पूछूं, चलो आगे आगे करते हैं। ये टेस्ट है, ये भी अगेन फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है एमबीबीएस के अंदर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। आप क्या करते हैं, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जाती है, उनके ऊपर नाम नहीं लिखा होता, एबीसी लिखा होता है। आपको एक आयोडीन रिएजेंट दिया जाता है, आपको कहते हैं इनमें एक एक ड्रॉप डालो। आप ड्रॉप डालते हैं, अगर ब्लू कलर बन गया उसका तो वो क्या था, स्टार्च। अगर रेड बन गया तो क्या था, और अगर कोई चेंज नहीं आई तो क्या था, सेलुलोज। ये टेस्ट का मतलब है। ओके ये देखो जरा डायग्राम देखो इनकी, कौन है स्ट्रेट चेन, वो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे अमाइलोज, बाकी सब क्या है, ब्रांच है। बट लुक एट सेलुलोज, क्या डिफरेंट लग रहा है, ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल अरेंज्ड। क्यों, स्ट्रक्चर। अभी सेल मेम्ब्रेन की सारी बहस की हमने 2-3 दिन पहले, क्या बात मैंने की थी, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड। बेटे याद रखना, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अरेंजमेंट। ये डिफरेंट आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपने देखा होगा जगह उतनी ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हैरान को नक्शा खड़ा कर देते हैं, बंदा हैरान हो जाता है, यार 10 मरले की जगह पे क्या बना दिया इसने। वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ योर ब्रिक्स,
यही दीवारें सीधी खड़ी करनी है, वही कर्व्ड बना दी। तो बिल्कुल अरेंजमेंट है, जहां स्ट्रक्चर है वहां अरेंजमेंट देखो कितनी ऑर्गेनाइज। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टोरेज है। जैसे हमें एक ही बैग में कपड़े ठोसने हो तो स्टोरेज है ना, इकट्ठा करियो करियो करियो। खाना भी यही होता है ना हमारा, स्टोर करना होता है, डाली जाओ जिस तरह मर्जी, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही, बस डालो अंदर, बात करो। बिल्कुल इस तरह ही है। वैसे आपस की बात है, डू वी ईट दिस? डू वी ईट स्टार्च, यस और नो? यस एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंस से बोलो यार। डेली हम खाते हैं स्टार्च। माँ हमारी थक गई सब्जियां पका पका के, और हम नो या ना, हम इसी में फंसे हुए अभी तक। घर गए, क्या पका हुआ है मम्मी, क्या पका है? भिंडी पकी है। नो, स्टार्च हम नहीं खा सकते। हमने बायोलॉजी में आज किया स्टार्च नहीं। स्टार्च खाते हैं हम, क्यों नहीं खाते? ढेरों ढेर स्टार्च खाते हैं हम, ग्लाइकोजन खाते हैं। बेटे अगर आप एनिमल्स खाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजन खा रहे हैं। चिकन नहीं खाया कभी जिंदगी में? इफ यू आर नॉट, इफ यू आर वेजिटेरियन देन इट्स ओके, इफ यू आर नॉट तो बकरा ईद आ रही है आगे, ग्लाइकोजन ही खाओगे बैठ के 2-3 दिन। तो बेटे अब पता है मैं क्यों बता रहा हूं, आप स्टार्च भी खाते हैं, आप ग्लाइकोजन भी खाते हैं। पता है एमसीक्यू में सवाल आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटरी सोर्स, तो आप अक्सर ग्लाइकोजन को निकाल देते हो। वो भी खाते हैं बेटे हम, सेलुलोज नहीं खाते, नॉर्मल इंसान नहीं खाता, चलो ऐसे बोल रहे। सेलुलोज स्ट्रक्चर है आपका, स्टेम बना हुआ है प्लांट का, वो सारा उससे बना हुआ है। अच्छा क्यों नहीं खा, क्यों नहीं सकते? बीटा लिंकेज मैंने अभी आपको बताया। ये देखो अगली डायग्राम। अब अगली बात बेटे सुन लो, अगर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं ना, तो एक ही बॉन्डिंग है, इस ग्लूकोज का 1 अगले ग्लूकोज के 4 से, 1,4,1,4 अल्फा 1,4 चलेगी। वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है वो क्या है? ब्रांचिंग। वो बताया था मैंने आपको, कार्बन 6 है ही ब्रांच के लिए, तो अल्फा 1,6 अगर आ गया तो क्या हो गई? ये ब्रांचिंग। अब मुझे बताओ अल्फा 1,6 कौन से पॉलीसेकेराइड में नहीं होगी? अमाइलोज में नहीं होगी। अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, तो अल्फा 1,6 नहीं होगी। अल्फा 1,4 अमाइलोज में होगी, सिर्फ अल्फा 1,4। अमाइलोपेक्टिन में दोनों 1,4 1,6, ग्लाइकोजन में दोनों 1,4 1,6, सेलुलोज में दोनों, लेकिन अल्फा नहीं है, बीटा। वहां बीटा 1,4 और बीटा 1,6 वो उधर चला गया। तो अब तीनों का कंपैरिजन कर लें जल्दी से, मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड का, या बड़ी बड़ी क्लास से। पहले हम कर रहे थे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पोली का आपस में, अब क्या कर रहे हैं? तीनों का। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं। कॉमन नेम, सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स। ये मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होती जा रही है? ब्रांचिंग। सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं। ये 3 to 7 थे, वो 2 to 10 मोनोसेकेराइड, और वो तो 11 से भी ज्यादा। मोर स्वीट, लेस स्वीट, टेस्ट लेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे टेस्ट कम होता जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे टेस्ट कम होता जाएगा। सॉल्युबिलिटी भी ब्रांचिंग पे, मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। वो इनसॉल्युबल स्परेंजली किसके लिए लिखा हुआ है? अमाइलोज के लिए। अमाइलोज है तो स्परेंजली का वर्ड लिख दिया, वरना टोटली इनसॉल्युबल लिख देते। हाइड्रोलिसिस मोनो की नहीं होती, ओलिगो की हो तो मोनो निकल आते हैं, और पोली की हो तो भी मोनो निकल आते हैं। अच्छा इसको नहीं हम हाइड्रोलाइज कर सकते मोनो? क्यों नहीं कर सकते? मैं ग्लूकोज को अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दूं, नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन अब समझो, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन यहां पे है क्या? हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कार्बोहाइड्रेट में कि हाइड्रोलिसिस हो भी गई है, लेकिन हो के जो चीज मिली है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ये रूल है हाइड्रोलिसिस का। अगर मोनोसेकेराइड को तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं मिलेगा। ओलिगो को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। पोली को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये है हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, मतलब टूट जाएंगे, लेकिन हम उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोल सकते। और फॉर्मूला ये आपको पहले हो ही गया। इनका भी फॉर्मूला, इनका किसका फॉर्मूला नहीं है? पॉलीसेकेराइड का कोई फॉर्मूला नहीं। और रिंग कौन बनाते हैं? सिर्फ मोनोसेकेराइड। उस रिंग के नीचे कुछ लिखा हुआ है, फ्यूरॉन और पायरान। इधर देखो मैं आपको करवा देता हूं, F फॉर फ्यूरॉन, F फॉर 5, याद रहेगा। तो जो 5 कॉर्नर्ड रिंग है ना, कौन से? वो फ्यूरान है। कौन से थे 5 कॉर्नर्ड? एक राइबोस का, एक फ्रुक्टोज का, दोनों 5 कॉर्नर थे, तो दोनों को क्या बोलूंगा? फ्यूरान। और पायरान इज 6 कॉर्नर, वो एक का ही है, ग्लूकोज। भूलेगा नहीं, आपको याद करवा रहा हूं आपको। F फॉर फ्यूरॉन, F फॉर 5, 5 दो का है, राइबोज एंड फ्रुक्टोज, और उसके बाद ग्लूकोज का 6, उनका नहीं होता। अच्छा क्लासिफिकेशन इसकी ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्राइओस, टेट्रोस, जो भी है।
इसकी मोनोसेकेराइड कितने जुड़े में, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, और वो स्ट्रक्चरल। और ये क्या है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की एबिलिटी है, ये भी याद रखना चाहिए। इधर देखो, मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग, पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग, ओलिगो का याद करना है। ओलिगो में जो दो हैं वो मोनो का साथ दे रहे हैं, एक है पोली का साथ दे रहा है। तीन पढ़े ना ओलिगो में, कौन कौन से तीन डाइसेकेराइड पढ़े हैं, मैल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। मैल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग, मोनोसेकेराइड नहीं है ओलिगो ही, लेकिन रिड्यूसिंग, और सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। बस रिड्यूस हो जाते हैं, आपको पता ही रिड्यूस होना क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारा। और फाइनली इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको पता ही है, मोनो में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एक राइबोफ्यूरानोज में लिखी है, मैल्टोज, लैक्टोज। जरा पोली की देखना क्या क्या एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सर ये क्या आ गया, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन, काइटिन, ये तुमने पढ़े ही नहीं। ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है, एग्जैक्टली। ये सिर्फ ग्लूकोज के नहीं बने हुए, ये डिफरेंट के बने हुए। और इसमें से एक मैंने कहा था कल पढ़ा था, किसमें था, फंजाई की सेल वॉल में आ गया ना। फंजाई की सेल वॉल एक हेट्रोपोलीसेकेराइड की बनी हुई है, और प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, होमोपोलीसेकेराइड की बनी, सेलुलोज। और क्या इंपॉर्टेंस है बॉस इसकी बता दो जल्दी से, प्लेयर ऑफ एनर्जी। अभी ग्लाइकोलिसिस की इतनी लंबी जो स्लाइड आपको दिखाई मैंने, यही तो था कि दे आर दी सेंट्रल प्लेयर ऑफ एनर्जी। आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्लड में जाता है और सेल अपटेक करते हैं। वैसे बाय द वे, ब्लड से जब ग्लूकोज अपटेक हो गई, यहाँ पे कौन सा हार्मोन लिखूं, मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, इंसुलिन यार, इतना कि इसमें परेशानी होने की क्या बात। हट के बोल रहा हूं इसीलिए ताकि आप चीजों को एसोसिएट करो, आपका माइंड ये आदत डाले कि जो कुछ और नॉलेज भी आ रहा है ना उसको फिट करो इसके अंदर, चाहे वो किसी और चैप्टर से है, किसी और बुक से है, लेकिन नॉलेज नॉलेज होता है, चाहे वो जिस मर्जी चैप्टर में लिखा हो। तो यहाँ पे इंसुलिन होगी, और अगर वापस आनी है तो और क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर रोल भी है, कार्बोहाइड्रेट ट्रेसेस में तो है ना सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर, और सिंथेसाइज डिफरेंट कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स।